जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवेल लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल टॉपिक में डील किया था, है ना। उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डील किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लास्ट पोर्शन को कवर किया था। आज जो है हम पीरियोडिक टेबल टॉपिक के आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं बेटा, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को हम क्या बोलते हैं बताइए, आवर्तिता। क्या बोलेंगे, आवर्तिता। ठीक है, तो ये आवर्तिता क्या चीज है वो ध्यान से समझिएगा। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज हम लोग देखते हैं। क्लियर है, तो इस चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है पीएनएसटी में, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की जो चेंज होती है पीरियड और ग्रुप में जाने पर। तो बेटा चार यहाँ पर प्रॉपर्टी रहती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी क्या, एटॉमिक रेडियस। ये इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। चलिए, सेकेंड नंबर पे होता है क्या, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, सॉरी इसके टाइप्स हैं। तो पहली होती है एटॉमिक रेडियस, दूसरा हो जाएगा आपका क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं क्या, आयनन ऊर्जा। और तीसरे नंबर पे आता है बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके डील करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं पहले, ठीक है, पीएनएसटी में प्रीवियस ईयर में। फोर्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो हमारे पास इसी चार प्रॉपर्टी होती है जो पीरियड और ग्रुप में जाने पर अल्टरनेट क्या होती है बताइए, चेंज होती है। ठीक, अगर मैं ग्रुप की बात करूं क्या चेंज आएगा और पीरियड की बात करूं क्या चेंज आएगा, तो ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो यहां पर ध्यान से सुनना आप। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा क्या, ग्रुप में, जैसे मैंने बोला आपको, अगर मैं किसी ग्रुप में चल रहा हूं, ग्रुप मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोले थे हमने, वर्ग या समूह। तो जब भी हम ग्रुप में बेटा कैसे चलते हैं, जब भी हम ग्रुप में कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से आते हैं क्या, नीचे। तो ऐसे केस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है बेटा वो इंक्रीज होती है। बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट करके कर लेना, डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर ग्रुप में क्या रहेगा, वेरिएशन, और पीरियड में क्या रहेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने लिखा हुआ है, आयनन ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने क्या बोल के रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोले हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी क्या होगी, डिक्रीज। फोर्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ध्यान से सुन लो, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। बाकी तीनों प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज। चलो, अगर मैं यहाँ बोलूं आपको कि अगर मैं पीरियड में आ रहा हूं भाई, अगर मैं पीरियड की बात करूं, मीन्स आवर्त की बात करें, आवर्त में कैसे जाते हो आप पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट। कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होगी बताओ, एटॉमिक रेडियस यहाँ पर हो जाती है इंक्रीज, सॉरी एटॉमिक रेडियस पीरियड में होगी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होगी, डिक्रीज। बाकी जो तीन प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और यहीं पर फोर्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ग्रुप में अगर हम चलते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, बाकी तीन प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है। जबकि पीरियड में अगर मैं चलूं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी और बाकी तीनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। चलो एक एक करके डिसाइड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डील कर रहे हैं बेटा क्या, आज हम लोग डील कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, जिसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु त्रिज्या। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, जनरली इसकी डेफिनेशन ऐसी दी जाती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस होती है, बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। ऐसा जनरली बोला गया है, डेफिनेशन फॉर्म में ऐसे ही बोलते हैं इसको। चलो ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास मान लो ये एटम है, क्या है, एटम है, ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास कोई एटम है, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो है ये क्या है बेटा, इसकी आउटर सेल। क्या है, आउटर सेल मींस बाहरी कक्षा, ठीक है, बाहरी कक्षा, ठीक। तो किसी एटम के न्यूक्लियस से इसके आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस रहेगी ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है भाई, ये तो बात ठीक है। लेकिन एक बात आपको पता है क्या, जो एटम है ये तो बेटा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, तो अब सिंगल एटम की रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एटम हमको सिंगल फॉर्म में मिलता नहीं है, फ्री स्टेट में मिलता नहीं है। क्लियर है? मतलब ये अगर मैं बात करूँ, ये किस एटम की बात हो रही है, यहाँ पर ये जो हम एटम की बात कर रहे हैं, ये बेटा आइसोलेटेड एटम है। कैसा, आइसोलेटेड, ये मैं आपको बोल रहा हूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास एटम दिया है, ये ऐसा एटम है, विलगित गैसीय परमाणु का मतलब ऐसा एटम जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, तो हम इसी में बता रहे हैं कि किसी न्यूक्लियस से आउटर सेल तक की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो क्या सभी एटम में ऐसा निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एटम हमको जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल फॉर्म में जब भी एटम मिलते हैं तो बेटा एक बात याद रखेंगे, हम वहां पर दो एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना देते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बना है जो दो एटम से मिलकर के बना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम, जैसे मुझे मान लो कोई एटम है फ्री स्टेट में नहीं मिल रहा है, अनस्टेबल है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, ये दो हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए होंगे, H2 मॉलिक्यूल। क्या बनाए होंगे, H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मेरे को फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है। तो मुझे अब रेडियस तो एक हाइड्रोजन की निकालना है, तो कैसे करेंगे, हम H2 मॉलिक्यूल को लेकर आएंगे। और क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है, उनमें क्या होता है बेटा, अतिव्यापन, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों एटम के नाभिकों की कुल दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतर नाभिकीय दूरी। ठीक है, अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आई, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस आई है, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, बताओ, इसका हम लोग कर लेते हैं बच्चों क्या, हाफ। इसका हम करते हैं क्या, हाफ, यहां से ऐसे हाफ कर लिया। ठीक भाई, तो हाफ करने पर जो यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, हाफ करने पर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसको बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्यान से सुन लो, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एटॉमिक रेडियस। तो जब भी हमको एटम की रेडियस निकालना है, तो एटम हमको फ्री स्टेट में तो नहीं मिलता, तो वो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। तो जब अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में हमको मिल रहा है, तो हम दो एटम को लेकर, सॉरी एक मॉलिक्यूल को लेकर आएंगे, उस मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच की टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बताओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी को हम बोल रहे हैं क्या, अंतरानाभिकीय दूरी। क्या बोल रहे हैं, अंतरनाभिकीय दूरी। ठीक है, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हम हाफ कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रही है, एटॉमिक रेडियस। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एटॉमिक जो रेडियस है वो इक्वल टू होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। तो जब भी हमको एटॉमिक रेडियस निकालना होता है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में टोटल डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, दोनों नाभिकों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है जो आपको गिवन रहेगी उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए एटॉमिक रेडियस में आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या भाई टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जनरली 4 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं हम लोग आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। तीसरे नंबर पे अपन लोग पढ़ते हैं क्या, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, इसको हम बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। और चौथे नंबर पे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, वांडरवाल रेडियस। एक होती लास्ट में वांडरवाल्स रेडियस। वांडरवाल रेडियस का मतलब क्या है, वांडरवाल त्रिज्या। तो 4 प्रकार की रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या के 4 प्रकार, एक आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और क्या वांडरवाल्स। एक एक करके डील करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग आयनिक रेडियस को देखते हैं, फिर कोवेलेंट, फिर मेटेलिक, फिर वांडरवाल। बोलो क्लियर। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की, है ना, आयनिक त्रिज्या। ठीक, ध्यान से सुनना। अब आयनिक रेडियस अगर हमको निकालना है तो क्या देखते हैं हम लोग, आपने पढ़ के रखा होगा आयनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या भाई, आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड के बारे में। क्लियर है। तो ये आयनिक मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। आयनिक मॉलिक्यूल या अणु, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मेटल और किससे बने, नॉन मेटल से बनते हैं। जनरली देखा गया कि मेटल और नॉन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं, मींस धातु और अधातु से बने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होता है, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर, या इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हैं क्या, स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण। बोलो क्लियर है क्या। तो हमने देखा कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरली मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं। इनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल, क्या, NaCl। NaCl को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये किस में ब्रेक होता है बताओ, Na+ आयन और Cl- आयन। क्लियर है। तो जो ये आयंस बने, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बने, मतलब किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल को, ये मेरे पास NaCl क्या है बताओ, एक आयनिक मॉलिक्यूल है। तो किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करते हैं तो वहां से 2 प्रकार के आयंस क्रिएट होते हैं, एक Na+ और एक क्या होता है, Cl-। तो आयनों की जो रेडियस फाइंड की जाती है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। तो ये आयंस जो बने, ये आयंस की जो रेडियस निकाली जाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, आयनिक रेडियस कहलाती है। और कीटायन देखो, आयनिक कंपाउंड को जब ब्रेक करें तो एक क्या बनता है, कीटायन, और एक क्या बनता है बेटा, एनायन। क्या बनेगा, एनायन। ध्यान से सुनना। तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो उससे हमको 2 आयंस मिलते हैं, केटायन और एक क्या मिलता है, एनायन। तो इसी बेस पे टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस, टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस के टाइप देख लो, है ना, इसी बेस पे आयनिक रेडियस के टाइप देख लो। तो केटायन की जो रेडियस होगी उसको बेटा क्या बोल देते हैं, केटायनिक रेडियस, धनायनिक त्रिज्या। और एनायन मतलब ऋणायन की जो रेडियस हो जाएगी उसको हम बोल देंगे एनायनिक रेडियस, मींस ऋणावेशित त्रिज्या या ऋणायनिक त्रिज्या। तो 2 प्रकार की त्रिज्या हम लोग देखते हैं, एक धनावेशित और एक क्या, ऋणावेशित। तो ध्यान से सुनना। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि केटायनिक रेडियस ज्यादा होगी कि एनायनिक रेडियस ज्यादा होगी, तो चलो आगे डील करते हैं। चलिए अच्छा, यहां पर देखना, अगर मुझे साइज ऑफ केटायन देखना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे साइज ऑफ क्या देखना है, केटायन देखना है, तो हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज के। किसके, पॉजिटिव चार्ज के। अगर एलिमेंट पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा बेटा, साइज ऑफ केटायन क्या होते साइज जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होगा वैसे वैसे साइज जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा केटायन का। ठीक, साइज ऑफ, अगर मैं एनायन की बात करूं, साइज ऑफ एनायन की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। किसके, नेगेटिव चार्ज के। अभी मर्ज करके भी लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं,
साइज ऑफ केटायन पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज केटायन का क्या होता जाएगा कम। और यहाँ साइज ऑफ एनायन की मैं बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा एनायन का साइज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो देखो ध्यान से, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ग्रुप एलिमेंट, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में सेम चार्ज वाले, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाले हो चाहे नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट हो जाए, है ना, अगर ग्रुप में चलोगे, अगर ग्रुप में आप चलोगे, ग्रुप में अगर आपको समूह में आप चल रहे हो और समूह में क्या देख रहे हैं आप, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, समूह में पॉजिटिव चार्ज अगर कैसा है, आप समूह में चले तो पॉजिटिव चार्ज यदि जो है वो कैसा है, अगर एलिमेंट में सेम है तो ग्रुप में आप कैसे जाते हो, टॉप टू बॉटम। और ऐसे केस में बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैसा है, सेम है, तो साइज कैसे होगा केटायन का, बढ़ेगा। ये थोड़ा सा समझना, ठीक है, अभी एग्जांपल से मैं क्लियर करवाऊंगा इसको। दूसरा, अगर मैं पीरियड में चल रहा हूं, है ना, पीरियड में चल रहे हैं, ठीक, और पीरियड में अगर आप चल रहे हो और वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो, है ना, पीरियड में चलने पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसका, एनायन का। थोड़ा सा देखो एग्जांपल अभी आएंगे तो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जरा, तो क्या क्या बात बोली, साइज ऑफ एनायन, पहली बात ये साइज ऑफ केटायन की बात कर रहे हैं, सॉरी, साइज ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, केटायन। साइज ऑफ केटायन पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक, और ये दो कंडीशन भी देखो आपको अप्लाई मिलेगी, अभी ध्यान से सुनना। जैसे हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, पहले देखो, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें सारे के सारे एलिमेंट पे वन पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या बोला कि थोड़ी देर पहले कि ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो और पॉजिटिव चार्ज अगर सेम आ रहा है एलिमेंट के ऊपर, ठीक, तो ऐसे में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आओगे साइज कैसे होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ के रखी है तो फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में आता है लिथियम, उसके नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। तो यहाँ पे बेटा मतलब ऊपर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज कैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो साइज का ये ऑर्डर लेगा, लिथियम से बड़ा सोडियम आयन, इससे बड़ा पोटेशियम, इससे बड़ा सीजियम, सॉरी पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम और उससे बड़ा क्या, सीजियम। दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है या दूसरा जो मॉलिक्यूल देगा वो भी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट सेम दिया हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सब में चार्ज सेम है क्योंकि ग्रुप वाइज एलिमेंट है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में वैसे वैसे बेटा एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, तो केटायन का साइज भी यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो आगे आते हैं, यहाँ देखो फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस, ठीक, ये एलिमेंट भी ग्रुप वाइज है। मैंने अभी क्या बोला था आपको, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला कि अगर आप अभी ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख लो, या एक पॉइंट और लिख लेते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज भी ग्रुप में जा रहे हो और कैसा आ रहा है, सेम, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ये भी बात याद रखेंगे कि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, क्या भाई, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है तो साइज कैसा होगा, बढ़ेगा। मतलब ध्यान से सुनते जाओ, फ्लोरीन से बड़ा कौन हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, उसका कारण है क्या, सेल के नंबर बढ़ते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो आप तो सेल की नंबर बढ़ती है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, सेम नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में वैसे वैसे साइज ऑफ एनायन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो यहाँ पर आते हैं, अब ये पीरियड वाइज एलिमेंट देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्या है, फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, फ्लोरीन है। अच्छा भाई, जब भी मैं पीरियड में आऊं, ठीक, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं थोड़ा सा, चलो पीरियड वाइज एलिमेंट के बारे में मैंने यहाँ बोला था कि पीरियड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो आप पीरियड वाइज अगर एलिमेंट अगर देखते हो, यहाँ पर पीरियड वाइज एलिमेंट अगर देखते हो तो नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। तो जनरल ट्रेंड भी अपन अगर चलते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है भैया, डिक्रीज होता है। तो पहला एलिमेंट जो होगा साइज में ज्यादा बड़ा होगा, उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला, ठीक। तो ये तीनों एलिमेंट पे साइज का अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो जनरली ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये। और हमने एक बात और बोल के रखी है कि नेगेटिव चार्ज पीरियड में अगर मैं चल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वैसे वैसे साइज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो भाई 6 नंबर पे आते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक केटायन है, एक एनायन है,
और एक कैसा एलिमेंट है न्यूट्रल जिसपे कोई चार्ज नहीं है। बोलो क्लियर। तो जो केटायन होगा बेटा, जब भी पॉजिटिव चार्ज लगता है किसी एलिमेंट पे तो उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है बताओ, उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और न्यूट्रल से ज्यादा, देखो नेगेटिव चार्ज अगर लग गया तो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ यहाँ ऑर्डर क्या लगाएंगे, I प्लस से बड़ा I और I से बड़ा क्या हो जाएगा I माइनस। सिमिलर केस यहाँ पे भी, नाइट्रोजन न्यूट्रल, उसके पहले पॉजिटिव वाला, उसके बाद एनायन वाला। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज लगा तो साइज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज लगा तो साइज बढ़ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस, देखो ये न्यूट्रल है, इसके बाद 2 प्लस चार्ज लगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो इसका साइज तो भैया कम हो जाएगा। और 3 प्लस चार्ज लग गए तो इसका साइज तो और कम हो जाएगा। यहां पर मैंने एक बात बोली थी कि साइज ऑफ केटायन, अगर एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के केटायन की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज ऑफ केटायन क्या होगा, कम। तो वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि भाई यहां पर देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे साइज क्या होते जाएगा बच्चों, कम होते जाएगा। वैसे वैसे साइज कैसे होते जाएगा, कम होते जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, वहां एनायन वाला भी एग्जांपल था, यहाँ एक और एग्जांपल ले लो, लाइन नंबर पे एक और एग्जांपल ले लो, O माइनस O2 माइनस। मैंने यहाँ पर एक और आपको फॉर्मूला बता के रखा है तो इसको भी देख लेते हैं। साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर सेम एलिमेंट पे इंक्रीज होगा तो उसका साइज भी कैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ऑक्सीजन से ज्यादा O माइनस और O माइनस से ज्यादा O2 माइनस, सेम एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते चलो और उसका साइज भी कैसे चलो, बढ़ाते चलेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कोवेलेंट रेडियस, अभी जो पढ़ा हमने क्या पढ़े, आयनिक रेडियस पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे बेटा, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को हम क्या बोलते हैं बताओ, सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर ये किसके लिए निकाली जाती है, सबसे पहली बात तो ये बच्चों कोवेलेंट रेडियस जो है ना, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल में निकाली जाती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो अभी देखो कोवेलेंट रेडियस जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में निकाली जाएगी, मतलब सहसंयोजी अणुओं में। और सहसंयोजी अणु बनते हैं किनसे, सहसंयोजी अणु को कौन बनाता है, नॉन मेटल एलिमेंट। ठीक है, लाइक नॉन मेटल मतलब क्या होता है, अधातु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब नॉन मेटल में आपके बहुत सारे जाते हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन बनाएंगे H2, क्लोरीन बनाएगा Cl2, नाइट्रोजन बना देगा N2, ऑक्सीजन बना देगा O2, है ना, यहीं पे आपका ब्रोमीन बना देगा Br2। बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं इसमें। ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के। ठीक, अब यहाँ पर जब भी हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमको तो भैया एटॉमिक रेडियस निकालना है, मतलब एटम की रेडियस निकालना है। किसकी रेडियस, एटम की रेडियस निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को लेकर आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो एग्जांपल, मैंने यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल को ले लिया। किसको, Cl2 मॉलिक्यूल को ले लिया। तो ये क्लोरीन का एक एटम होगा, ये क्लोरीन का एक एटम होगा। इस क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ पर है, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ पर है। बोलो क्लियर। और यहाँ पर इनका मैक्सिमम पार्ट जो है जब ये मिले होंगे तो ये ओवरलैपिंग हुई होगी। यहाँ पर क्या हुई होगी, ओवरलैपिंग मींस अतिव्यापन हुआ होगा। तो मैक्सिमम जो ऑर्बिटल का पार्ट होता है यहाँ पर नॉन मेटल का, वो अतिव्यापन में भाग लेता है, जिसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। और अब अगर मुझे एक एटम की यहाँ रेडियस निकालना है तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं बताओ, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चों दोनों न्यूक्लियस के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे पहले। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाफ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बताओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम अंतर नाभिकीय क्या बोल रहे हैं, दूरी बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसका हमको क्या करना होता है बताओ, इसका हमको करना होता है हाफ। अब इसका मैं क्या करूंगा बच्चों बताओ, एक मिनट, इसका हम करेंगे क्या बच्चों, हाफ। हाफ करने पर, हाफ करने के बाद, ठीक है, इसको हाफ करें और हाफ करने के बाद जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है, क्या यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, कोवेलेंट रेडियस। क्या बोल देते हैं, कोवेलेंट रेडियस हम यहाँ पर इसको बोल देंगे, सहसंयोजी त्रिज्या हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। कुछ एग्जांपल हमारे पास है, ध्यान से सुनना।
जैसे क्लोरीन की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अच्छा देखो क्लोरीन की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दी गई थी 198 पिकोमीटर, उसको हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड करा, तो हमको यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, इक्विवेलेंट रेडियस मिली किसकी, क्लोरीन की, कितनी आई 99 पिकोमीटर। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी आती, मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो नाभिकों के बीच की दूरी है। हाइड्रोजन के केस में कितने 74, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 32 पिकोमीटर, मतलब एक हाइड्रोजन की रेडियस निकल के आई कितनी 32 पिकोमीटर। यहाँ बोलो ब्रोमीन के केस में 228 पिकोमीटर, यहाँ पर उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आई होगी, तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आया 114 तो पिकोमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ क्या बोलना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस हमने देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस के बाद हम लोग बात करेंगे अब क्या, मेटेलिक रेडियस की। किसकी बात कर रहे हैं, मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात किसके लिए फाइंड करेंगे, तो भाई ये मेटल के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, और मेटल भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर कॉपर का, ठीक है, कॉपर का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ये कॉपर का मैंने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कॉपर के 2 एटम है ना, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका भी न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। क्लियर, मान लीजिए इसका न्यूक्लियस का यहाँ पर है। अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये दोनों कॉपर के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एटम है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, क्या ये ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा है क्या, नहीं है। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में ज्यादा थी। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में ओवरलैपिंग कैसी थी, ज्यादा, लेकिन जब मेटल मेटल जब बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर बेटा ओवरलैपिंग कैसी हो रही, कम, उतना पार्ट मेटल के ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया आपका दोनों न्यूक्लियस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, पहले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देख लेते। ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हमको क्या करना होता है, हाफ। क्या करना होता है बताओ, हाफ। तो यहां से मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दूंगा, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हाफ करने पर अच्छे से कर दे रहे इसको, एक बार देखिएगा, ये हाफ करे तो हाफ करने पर बच्चों यहां से यहां तक का जो कुल डिस्टेंस आ रहा है, यहां से यहां तक का जो कुल डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटेलिक रेडियस क्या बोल रहे, ध्यान से सुनते जाओ। हमने क्या बोला, हमने क्या करा, मेटेलिक रेडियस को समझने के लिए एक मेटल का डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, जैसे कॉपर का मैंने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया। हमने क्या देखा कि कॉपर के जो 2 एटम है उनके बीच में जो है ओवरलैपिंग बहुत कम होती है। ठीक, तो हमने क्या करा, उसको एक कॉपर एलिमेंट का क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। ठीक है, तो मैंने दोनों कॉपर एटम के न्यूक्लियस की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखी, मतलब ये जो है क्या है यहाँ पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय दूरी है। तो ये टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जब मैं हाफ करूंगा तो मुझे एक मेटल का क्या मिल जाएगा बेटा, रेडियस मिल जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पे कॉपर की ही रेडियस निकाली गई है, तो यहाँ पर जो ये जो टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है 256 पिकोमीटर। देखो कॉपर के केस में उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ कितना है, 128 पिकोमीटर। मतलब कॉपर की जो मेटेलिक रेडियस है वो कितनी आएगी, 128 पिकोमीटर। सोडियम के केस में बात करूं तो यहाँ पर 372 पिकोमीटर उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 186 पिकोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिथियम की बात करो तो लिथियम के केस में देखेंगे तो 304 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी, 2 से डिवाइड कर लो, 152 पिकोमीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका मेटेलिक रेडियस आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल भी हम लोग डील कर लिए साथों साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हमारे पास अब लास्ट नंबर पे आती है वांडरवाल रेडियस। क्या आती है, वांडरवाल रेडियस। जनरली वांडरवाल रेडियस आप कहां पे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना। ये जनरली
गैसियस एटम या कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, गैसीय अणुओं में निकाली जाती वैन डेर वाल्स रेडियस या फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में होते हैं। अब गैसियस एटम कौन से भैया, तो हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट आपके पास गैसियस एटम हो गए। ऐसे मॉलिक्यूल जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं लाइक H2, Cl2, N2, O2, ये जो मेरे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, इनके बीच में भी वैन डेर वाल्स रेडियस फाइंड करी जाती है। तो देखो जनरली गैसियस पार्टिकल जो होंगे वो बहुत एक दूसरे से दूर दूर होंगे। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान देना, मान लो मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्या, क्लोरीन, जे और है क्लोरीन, ये क्लोरीन का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिमिलरली ओके, यहां पर एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ओके, ओके, देखिएगा जरा, ये मेरे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, जब मैक्सिमम पोर्शन ओवरलैपिंग होता है सबको पता है। तो ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है। गैसियस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है, पास में नहीं होंगे। तो दूर दूर जब अगर होंगे बेटा, तो अगर मैं इनके बीच बताऊं, इनके बीच अगर बॉन्डिंग बात करते हैं तो क्या होता है, ये तो इनके न्यूक्लियस हो गए, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, दो क्लोरीन है। तो ये जब गैसियस मॉलिक्यूल, जब ये गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनके निकटतम जो गैसेस के पार्टिकल होंगे, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है बताइए, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसके थ्रू ये जो है अपने निकटतम गैसेस पार्टिकल के साथ एक वीक फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसको वैन डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या, वैन डेर वाल्स रेडियस अगर मुझे निकालनी है तो मुझे निकटतम जो पार्टिकल है इनके बीच की जो है टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम क्या करेंगे बताओ, हाफ। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम क्या करेंगे बताओ, हाफ, ठीक है। तो हाफ करने पर जो रेडियस यहाँ पे निकल के आएगी बच्चों, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये जो रेडियस निकल के आएगी यहाँ पर, इसको अपन क्या बोल देते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस। क्या बोल देते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस। तो ये मुझे बताइए कि अभी मैंने आपको 3 रेडियस जो अल्टरनेट पढ़ाया, ठीक है, ये रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होनी चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी, तो वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे क्या होगी, बड़ी। वाई, तो भाई हमको पता है वैन डेर वाल्स रेडियस के केस में जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, या जो एटम्स होंगे, उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और ओवरलैपिंग अगर नहीं होती है तो भाई उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा आएगी, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा आएगी तो उनकी जो वैन डेर वाल्स रेडियस आप निकालोगे, मतलब टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर जो डिस्टेंस निकल के आ रही है, जो रेडियस निकल के आ रही है, वो कैसी होगी, लार्ज। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे 2 क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन एटम की वैन डेर वाल्स रेडियस की मैं बात करूं तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है, 360 पिकोमीटर। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 180 पिकोमीटर। मतलब वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे तो 180 पिकोमीटर। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी आ रही है, 240। डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 120। और वैन डेर वाल्स रेडियस ऑफ N2 कितनी आएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 300। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 150 पिकोमीटर। चलिए वैन डेर वाल्स रेडियस भी आपको समझ में आई होगी। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस, और क्या पढ़े, मेटेलिक रेडियस, फिर क्या पढ़े, वैन डेर वाल्स रेडियस। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
अगर आपको मैं बोलूं कि तीनों रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, तो बेटा कोवेलेंट से ज्यादा बड़ी कौन हो जाती है, मेटेलिक। मेटेलिक से ज्यादा बड़ी कौन हो जाती है, वान डेर वाल्स। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि देखो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि एटम्स के मैक्सिमम पोर्शन या एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग में जाता है। कहां जाता है, ओवरलैपिंग में जाता है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस का साइज जनरली क्या होता है, छोटा। मेटेलिक रेडियस उससे ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग कम होगी ऑर्बिटल में, और वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है। इसलिए जब भी आपको रेडियस निकालना रहेगा, याद रखना वान डेर वाल रेडियस। यही अभी बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट को अभी बीच बीच में जो है ये हमको काम आने वाला है कॉन्सेप्ट, तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आप एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक। तो एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो एटॉमिक साइज, ध्यान से सुनना, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो है बच्चों, एटॉमिक साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव, सॉरी देखो जरा फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, एटॉमिक जो रेडियस, सॉरी एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, जेड इफेक्टिव के। अब जेड इफेक्टिव क्या है वो भी बता रहे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, पॉजिटिव चार्ज के। जेड इफेक्टिव एक्चुअल में क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है अट्रैक्शन फोर्स, नाभिक का आकर्षण बल। आप इसको बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, नाभिक का आकर्षण बल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एटम के केस में किसी आउटर मोस्ट सेल पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, हम बोलेंगे उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा है। और यदि किसी एलिमेंट के केस में एटम का जो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, तो हम बोलेंगे उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, देखो अगर यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन रखता है तो जेड इफेक्टिव बच्चों, जेड इफेक्टिव यदि क्या होगा, बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। साइज क्या होगा, डिक्रीज। और यदि जेड इफेक्टिव क्या हो जाए, यदि जेड इफेक्टिव क्या हो जाए, कम, जेड इफेक्टिव कम होगा, तो साइज ऐसे केस में क्या होगा, बढ़ेगा। अभी आएगा फैक्टर, ये वाला याद रखेंगे, ठीक। दूसरा क्या था, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, मान लो नेगेटिव चार्ज अगर आप बढ़ाएंगे तो साइज भी क्या होगा, बताओ, बढ़ेगा। साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहीं पर बेटा पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ाओगे, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ेगा, तो ऐसे केस में साइज क्या होगा, कम। साइज क्या होगा, बताओ, कम या डिक्रीज होते जाएगा। कुछ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, चलो मैं यहीं बता दे रहा हूं आपको, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक दो आयनिक स्पीसीज ले लूं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास है Fe+2, Fe+3, ये तीन मेरे पास स्पीसीज दी हुई है ना। तो इनमें अगर आपको मैं बोलूं कि साइज का ऑर्डर बताओ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज क्या होगा, कम। मतलब यहाँ पर साइज का क्या ऑर्डर लगाएंगे बच्चों, अगर मुझे साइज का ऑर्डर लगाना रहेगा तो भैया Fe का ज्यादा हो जाएगा, Fe2+ का कम, और Fe3+ का क्या हो जाएगा, और कम, ठीक है। तो साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक। और इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मान लीजिए मेरे पास क्या आया है, मान लीजिए मेरे पास आया है N3- N2- और यहाँ पर N दिया हुआ है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा बताओ यह साइज का क्या ऑर्डर रहेगा, तो अभी मैंने क्या बोला आपको, ध्यान से सुनो, लास्ट स्लाइड में क्या बोले थे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव वाला जो एग्जांपल है वो मैं बेटा आपको पीरियड वाले अभी पोर्शन में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल देख लो पहले आप, दो एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, अगर मैं पीरियड में बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पीरियड में चलूं, ध्यान से सुनेंगे, तो पीरियड में बच्चों आवर्त में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकंड पीरियड में। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या आता है, नियॉन। आपको एक बात पता है, पीरियड में जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, तो साइज कैसे होता है बेटा एलिमेंट का, डिक्रीज,
क्योंकि मैंने आपको लिखवा चुका हूं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। तो बताओ अगर सेकंड पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो बताओ क्या होगा, बताओ। साइज डिक्रीज होना चाहिए, मतलब लिथियम का साइज जो है बच्चों, लिथियम का साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए, लिथियम सबसे बड़ा, बेरिलियम उससे छोटा, बोरॉन उससे छोटा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा और नियॉन सबसे छोटा। लेकिन ये ऑर्डर गलत है, क्यों? क्योंकि जो नियॉन है बच्चों, नियॉन गैसेस स्टेट में होता है और इसमें होती है वान डेर वाल्स रेडियस। क्या होती है? वान डेर वाल रेडियस, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे होती है बच्चों वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस होने के कारण क्या होगा कि साइज में सेकेंड पीरियड में नियॉन आ जाएगा सबसे आगे। सबसे बड़ा कौन है? नियॉन, उससे छोटा लिथियम, उससे छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या? फ्लोरीन। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर रहेगा। ये ऑर्डर कैसा रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मतलब आपको साइज का ऑर्डर यहां देखना है तो एक वेरिएशन लास्ट में याद रखना, कौन सा? वान डेर वाल, सॉरी इनर रेडियस। आपको एक बात और बता दूं कि सारे पीरियड वाइज अगर आप जाओगे तो पीरियड में जो एलिमेंट आप देखेंगे तो उनमें बच्चों लास्ट एलिमेंट जो होगा वो अपने पीरियड में सबसे बड़ा। अगर मैं मान लो पहले पीरियड की बात कर लेता मैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कौन आता है? हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम में कौन बड़ा होगा? तो भाई हीलियम होगा, क्योंकि ये वान डेर वाल रेडियस शो करता है। बोलो क्लियर है बात क्या? तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये ट्रेंड्स कहां तक चलेगा। ये जो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइड डिक्रीज होगा ये 17 ग्रुप तक चलेगा, लेकिन 18 ग्रुप में जाके वो फेल हो जाएगा, क्योंकि 18 ग्रुप एलिमेंट जो है वो साइज में अपने पीरियड में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। चलो, तो पीरियड में आपको साइज का वेरिएशन समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की बात करते हैं। अगर मैं ग्रुप में चलूं, ग्रुप में कैसे चलते बताओ? टॉप टू बॉटम। कैसे चलते हैं? टॉप टू बॉटम। तो बाएं ऊपर से जब नीचे आते हैं बेटा तो साइज क्या होता है बताओ? इंक्रीज। साइज क्या होता है? इंक्रीज। अगर मैं यहां पर पहले ग्रुप के एलिमेंट को ले लूं, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, उसका एक फ्रांसियम भी आता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ग्रुप वाइज एलिमेंट की बात करूं तो लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, इसी कारण से साइज भी क्या होता है? एलिमेंट का बढ़ते जाता है। अगर मान लो मैं सेकंड ग्रुप की बात कर लूं तो यहाँ पे कौन आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और क्या आ जाता है? बेरियम। तो बताओ बेरिलियम के नीचे कौन आएगा? मैग्नीशियम, तो साइज में बड़ा, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, इससे बड़ा स्ट्रोंशियम, इससे बड़ा बेरियम। तो बताओ साइज का ऑर्डर सेकंड ग्रुप में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डायगोनल रिलेशन, तीसरा फैक्टर आता है डायगोनल रिलेशन। अभी हमने एक बात पढ़ के रखी, क्या कि सर अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं, कैसे? पीरियड में चलते हो आप क्या? लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे केस में साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज। क्लियर है? और अगर मैं ग्रुप या समूह में चलूं तो ऐसे में बेटा टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो ऐसे में साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ये बात तो हमको पता है कि भाई पीरियड में चलते हैं, पीरियड में कैसे चलते हो आप? लेफ्ट टू राइट। पीरियड में कैसे चल रहे हो? लेफ्ट टू राइट। तो साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। और ग्रुप में जब आप कैसे चल रहे हो? ग्रुप में आप कैसे चल रहे हो बताओ? ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, ग्रुप में कैसे आ रहे हो? ऊपर से नीचे। तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। मतलब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि ग्रुप में मैं ऐसे आ रहा हूं ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बताओ? साइज क्या होता है? इंक्रीज। साइज क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे बोलूं कि अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड में कैसे चलती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इधर जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है बताओ? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है पहले से कि भैया अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। लेकिन एक और कंडीशन याद रखना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बेटा कैसे चलूं? ऐसे डायगोनली चलूं। कैसे चले? डायगोनली चले। इसको हम बोलते हैं डायगोनली। डायगोनल का मतलब होता है विकर्णता, विकर्णता चले, ठीक है भाई। तो विकर्णता जाने पर क्या होगा? क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में डायगोनली चलते हैं, विकर्णता चलते हैं, डायगोनली चलेंगे, विकर्णता चलेंगे,
तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से थर्ड पीरियड एलिमेंट जो डायगोनल पे आएंगे, वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे हो जाती है, अप्रोक्सीमेट सेम। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, डायगोनल पे जब आप चलोगे तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के डायगोनल पे थर्ड पीरियड एलिमेंट जो आएगा वो प्रॉपर्टीज में समानता शो करेगा। तो भैया देख लेते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन आता है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में यहाँ पे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर यहाँ पे क्या आता है, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, सॉरी सिलिकॉन कहां से लिख रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और फिर क्या आता है, नाइट्रोजन। ओके, थर्ड पीरियड एलिमेंट लिख लेते हैं। तीसरे पीरियड में कौन आता है, तो यहाँ पे बच्चों आता है क्या, सोडियम, यहाँ कौन आ जाता है, मैग्नीशियम, यहाँ कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, यहाँ सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फास्फोरस। तो जनरली ये देखा गया कि यहाँ पर लिथियम के डायगोनल पे कौन आ रहा है, मैग्नीशियम, बेरिलियम के डायगोनल पे कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, और बोरॉन के डायगोनल पे कौन आ रहा है, सिलिकॉन। ठीक है भाई, तो ये जो जनरली दो तीन एलिमेंट के जो पेयर देखे गए डायगोनल पे, इनकी प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट क्या पाएगी, सिमिलर। जैसे कि इनका साइज सिमिलर, अप्रोक्सीमेट कैसे आया, सिमिलर। ठीक है, तो ये लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, मैग्नीशियम के साथ, क्वेश्चन आया हुआ है। बेरिलियम किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम के साथ, और यहाँ पे बोरॉन किसके साथ शो करेगा बच्चों, ये करता है सिलिकॉन के साथ। तो जनरली ये कुछ एलिमेंट्स के पेयर है जो डायगोनल पे एक दूसरे के आते हैं, जिसके कारण जो है इनके अप्रोक्सीमेट जो साइज है वो क्या हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या हो जाते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें चेंज आता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो ध्यान से सुन लो, मैं प्रॉपर्टी भी लिखते रहो। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा ऐसे केस में यहां पर जो है पहले अपन पीरियड में बात कर लेते हैं। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक, जेड इफेक्टिव की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होती है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है किससे, जेड इफेक्टिव से। ये फैक्टर काम करते हैं। अब ये जेड इफेक्टिव तो मैंने आपको बताया, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फैक्टर नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आते हैं फोर्थ नंबर पे, आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने क्या करा, यहां पे मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल है, उसके बाद दूसरी सेल है। क्लियर, एक और एटम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इसके पास सेंटर में न्यूक्लियस, यहाँ पे सेल, ये दूसरी सेल। न्यूक्लियस के पास जो सेल होगी उसको अपन, अच्छा सेल के नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक, अब ध्यान से समझना आप, अगर मान लो ये न्यूक्लियस जो है, इसके पास जो पहली सेल है, इसमें मैंने बोला यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। ठीक, और इसके बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला 1। ठीक, इस मॉलिक्यूल में आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि इनर वाली सेल में जो है लगभग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और आउटर सेल में अभी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ही मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक, तो यार ध्यान से सुनना, जो न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनके बीच में काम करता है कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल। ठीक है, तो यहां पर काम करता है आपका आकर्षण बल। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स काम करता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसको क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बताओ, रिपल करेंगे। ये जो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल्सन करेंगे। क्लियर, और ये जो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन, और ये आउटर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन। लेकिन एक बात यहां ध्यान से समझिएगा कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तभी बहुत अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स शो कर सकता है, या बहुत अच्छे से इसके करीब तभी आएगा जब इसके इनर सेल के, जो अंदर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसको कम से कम रिपल करें। क्लियर, तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर बच्चों जो आपके पास इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से सेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में कैसे कम। ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या है, कम।
तो ये उतना रिपल्सन जो है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएंगे, तो ये आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े आसानी से न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। मतलब ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस तक अगर आसानी से पहुंच रहा है, मतलब ये अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है इसको रोक पा रहे हैं क्या? नहीं रोक पा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये बेटा यहाँ पर कैसी शिल्डिंग कर रहे हैं? पुअर शिल्डिंग कर रहे हैं। कौन सी शिल्डिंग? पुअर शिल्डिंग कर रहे हैं। पुअर शिल्डिंग का मतलब होता है दुर्बल परिरक्षण। क्या बोलते हैं? दुर्बल परिरक्षण। मैं अभी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर उससे और क्लियर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट में उसके आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस तक इजीली, अगर मान लो किसी एलिमेंट में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन नाभिक तक बड़ी आसानी से पहुंच जा रहा है, मतलब उसके अंदर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है कैसी शिल्डिंग कर रहे हैं बेटा? पुअर शिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आओ, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर अंदर वाली सेल में, अंदर वाली सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपल्सन करेगा। मोर रिपल्सन, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। जबकि यहां पर बेटा ये जो रिपल तो करेंगे, लेकिन रिपल्सन कैसा रहेगा बताओ? इसको मैंने लिख दिया है। चलो, ये जो रिपल्सन है वो कैसा है? लेस रिपल्सन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन सीधे कहां आ रहा है? न्यूक्लियस के पास। लेकिन जब अंदर वाली सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, तो बताओ ये दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो बताओ ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूक्लियस तक पहुंचने दे रहे हैं क्या? नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मतलब ये जो है एक अच्छा आवरण बना रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे यहां पर इफेक्टिव शिल्डिंग। क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव शिल्डिंग। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव शिल्डिंग, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रबल परिरक्षण। क्या बोल देते हैं? प्रबल परिरक्षण। अब ध्यान से सुनना, जब भी शिल्डिंग इफेक्टिव होगी तो आउटर सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगी, जब भी शिल्डिंग पुअर होगी तो आउटर सेल न्यूक्लियस के करीब आएगी। तो जो शिल्डिंग इफेक्ट, आप ध्यान से सुन लो, शिल्डिंग इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं, जो शिल्डिंग इफेक्ट है बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट जो है ये दो प्रकार से होता है। यह शिल्डिंग जो है अंदर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट के इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार से शिल्डिंग करते हैं। एक पुअर शिल्डिंग और एक होती है बेटा क्या? इफेक्टिव शिल्डिंग। ठीक है, क्या होती है? इफेक्टिव शिल्डिंग। जब भी बेटा याद रखेंगे, जब भी पुअर शिल्डिंग होगी, जब भी पुअर शिल्डिंग होगी तो ऐसे केस में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब परमाणु का आकार क्या होगा? कम। और जब भी इफेक्टिव शिल्डिंग होगी तो ऐसे केस में एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बताओ? एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब शिल्डिंग बेटा पुअर हो रही थी तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक बड़े आसानी से आ रहे थे। ठीक, लेकिन जब शिल्डिंग कैसी हो रही थी बताओ? लेकिन जब शिल्डिंग कैसी हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है, मतलब अंदर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक पहुंचने नहीं दे रहे, मतलब एक अच्छा आवरण प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्सन अगर मिलेगा तो ये दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो एटम का साइज क्या होगा? इंक्रीज। यहाँ एटम का साइज क्या होगा? डिक्रीज। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, पुअर शिल्डिंग होगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आएगा तो सेल का साइज छोटा होगा। जबकि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर शिल्डिंग इफेक्टिव होगी तो साइज कैसे होगा बच्चों? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि बच्चों आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, मतलब उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ये हमने देखा कुछ एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले फैक्टर। हमने आज क्या क्या बात पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी? तो हमने आज पीरियोडिसिटी पढ़ी। पीरियोडिसिटी में हमने चार टाइप के क्या बोलना चाहिए प्रॉपर्टीज पढ़ा पहले, है ना। चार टाइप्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। एटॉमिक रेडियस, दूसरा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने आज डील की है एटॉमिक रेडियस, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने आज डील किया क्या? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस पहले पढ़ा, फिर एटॉमिक रेडियस के टाइप्स पढ़े, चार एटॉमिक टाइप्स पढ़े, चार एटॉमिक रेडियस के टाइप्स पढ़ा। उसके बाद हमने एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े, और आज हमने सारी प्रॉपर्टीज डील कर लिए हैं। इसके बाद जो है और तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास बच जाती है, उनको जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे जिसका आप टेस्ट लगाना, ताकि आपसे सारे से सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।